Hello students, welcome to my YouTube channel Mind Maps by Akash. NCERT एंड एडवांस्ड बुक्स का फॉर ऑल यूपीएससी एग्जाम्स जनरल स्टडीज कोर्स चल रहा है, आपको पता है, ठीक है। और उसमें आज हमारी थर्ड क्लास है और इंडियन पॉलिटी को हम टारगेट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर शोइंग दिस मच लव टू दिस कोर्स एंड ऑल द वीडियोज आर फ्री, जैसे मैंने आपको बताया, एंड थैंकफुली पीपल लव्ड इट एंड थैंक यू सो मच फॉर अप्रिशिएटिंग दिस मच। कमेंट सेक्शन में अच्छा लिख रहे हैं आप, मुझे मैसेजेस आ रहे हैं उसमें। तो जिसको भी कोई क्वेरी है इस के रिलेटेड, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके, जो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन है उसमें फर्स्ट जो लिंक है कनेक्ट विद मी, वहाँ पे आप डायरेक्टली मुझे टेलीग्राम चैनल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपको क्वेरी हो, किसी के बारे में भी जानना हो, टियर 2 जो हमारा पेड बैच है, जो CAPF के लिए भी है और IBACIO टियर 2 के लिए भी जो है, उसके लिए भी आप कंसल्ट कर सकते हैं। अदरवाइज कोई भी आपको इशू हो सो डायरेक्टली आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और यही फ़ायदा है आपको इस चैनल का कि जो भी स्टूडेंट को कोई भी इशू कभी होता है सो दे कैन आस्क मी डायरेक्टली। आप मुझसे बात कर सकते हैं। इफ़ देर इज़ अ बिगर प्रॉब्लम सो देर इज़ नो इशू, आप आराम से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। @mindmaps by Akash मेरा यूज़र नेम है। आप और डिस्क्रिप्शन चैनल में आपको पूरा लिंक भी मिल जाएगा, आप डायरेक्टली वहाँ जा सकते हैं और भी वीडियोज़ हैं वहाँ पे जो आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बैक टू क्लास 3। लेट्स स्टार्ट द क्लास 2 में मैंने थोड़ा सा आखिरी में उसके बारे में बात किया था, बट आई थॉट चलो उसको शुरुआत से करते हैं ताकि एक पूरा फ्लो बन सके हमारे इस चैप्टर में। इसके बाद हम इसी क्लास के अंदर लक्ष्मीकांत के कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड चीज़ें देखेंगे। पहले देखते हैं व्हाट इज मेंट बाय द फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कुछ लोग बिलीव करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, सिर्फ लॉज है, और लॉज एक चीज़ है और वैल्यूज़ एंड मोरालिटी एक अलग चीज़ है। पहले तो वो बोलते हैं कि वो सिर्फ लॉज हैं और कहते हैं कि देखो यार, लॉज अलग चीज़ है और वैल्यूज़ एंड मोरालिटी अलग चीज़ है। देयरफॉर वी कैन हैव ओनली अ लीगलिस्टिक, हम सिर्फ लीगलिस्टिक अप्रोच से इसको देख सकते हैं, किसी फिलॉसफी की अप्रोच से नहीं देख सकते। अगर इस बात को हम मान ले तो इट इज़ ट्रू दैट ऑल लॉज डू नॉट हैव अ मॉरल कंटेंट। ये ज़रूरी, ये सच है कि सभी लॉज ज़रूरी नहीं है कि उसके अंदर एक मॉरल कंटेंट हो, लेकिन ज़्यादातर जो लॉज होते हैं वो क्लोजली कनेक्टेड होते हैं हमारी डीपली हेल्ड वैल्यूज़ के साथ। फॉर एग्जाम्पल, एक लॉ जो डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करेगा, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन और लैंग्वेज, ऐसा जो लॉ होगा वो कनेक्टेड होगा किस आइडिया से, द आइडिया ऑफ इक्वालिटी। इसका मतलब ये जो लॉ है ये एग्जिस्ट करता है बिकॉज वी वैल्यू इक्वालिटी। इसका मतलब कि एक कनेक्शन तो है लॉज एंड मॉरल वैल्यूज़ के बीच में। इसी कनेक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे। हमें आगे इसके मतलब है कि आगे देखना ज़रूरी है कि कॉन्स्टिट्यूशन एज अ डॉक्यूमेंट कि वो बेस्ड है सर्टेन मॉरल विजन के ऊपर। एक विजन था विच वॉज मॉरल, उसके ऊपर बेस्ड है डॉक्यूमेंट। वी नीड टू अडॉप्ट अ पॉलिटिकल फिलोसफी अप्रोच टू द कॉन्स्टिट्यूशन। हमें ये अप्रोच के साथ अडॉप्ट करने पड़ेगी अप्रोच को। वॉट डू वी मीन बाय पॉलिटिकल फिलोसफी, होता क्या है पॉलिटिकल फिलोसफी अप्रोच जिसकी हम बात कर रहे हैं? 3 चीज़ें होती हैं इसमें ध्यान रखने के लिए। पहली, कि हमें अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि कॉन्सेप्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और इसका मतलब क्या है। इट मीन्स दैट वी मस्ट आस्क क्वेश्चंस लाइक व्हाट आर द पॉसिबल मीनिंग्स ऑफ टर्म्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन। हमें पहले ये कॉन्सेप्चुअली हमें ये जानना ज़रूरी है कि जो टर्म्स लिखी हैं कॉन्स्टिट्यूशन में उनका मतलब क्या है, जैसे राइट्स, सिटीजनशिप, माइनॉरिटी, डेमोक्रेसी, इन सब का मतलब क्या है। और उसके आगे वी मस्ट अटेम्प्ट टू वर्क आउट अ कोहेरेंट विजन ऑफ सोसाइटी। हमें एक साथ सोसाइटी के विजन को देखना है एंड पॉलिटी एक साथ, कंडीशनल अपॉन एन इंटरप्रिटेशन ऑफ द की कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और इससे हमें देखना है कि जो की कॉन्सेप्ट्स है कॉन्स्टिट्यूशन के, उसके इंटरप्रिटेशन क्या है। वी मस्ट हैव अ बेटर ग्रास्प, हमें अच्छे से पता होना चाहिए ऑफ द सेट ऑफ आइडियल्स जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हैं, तभी हम उस पॉलिटिकल फिलोसफी अप्रोच से देख पाएंगे। और फाइनल पॉइंट है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी रेड इन कंजंक्शन विद द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स। तो जो डिबेट्स हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, उसके साथ जब हम कॉन्स्टिट्यूशन को देखेंगे तो हमारे हर जो लॉ है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उसके पीछे की एक आइडियोलॉजी और एक फिलॉसफी समझ आई कि उस वक्त उनका इंटेंशन क्या था, ताकि हम रिफाइन कर सकें और रेज कर सकें अपना थियोरेटिकल प्लेन कि हमें कहाँ तक सोचना है। जस्टिफिकेशन ऑफ वैल्यूज़ क्या क्या दी गई थी जो कॉन्स्टिट्यूशन में है। एक फिलोसफिकल ट्रीटमेंट ऑफ अ वैल्यू इज़ इनकम्प्लीट
अगर उसका डिटेल्ड जस्टिफिकेशन ना प्रोवाइडेड हो, तब तक उसका जो ट्रीटमेंट, वो वैल्यू जो है उसकी, बेसिकली वो इनकम्प्लीट है। जब फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ने चूज किया कि गाइड करेंगे इंडियन सोसाइटी एंड पॉलिटी को एक वैल्यूज के साथ, तो देयर मस्ट हैव बीन अ कॉरस्पॉन्डिंग सेट ऑफ रीजंस। जब वो चाह रहे थे कि इंडियन सोसाइटी एंड पॉलिटी को एक सर्टेन वैल्यूज की तरह हम लेकर जाएंगे, तो कोई तो रीजंस रहे होंगे ना। मैनी ऑफ देम दो मे नॉट हैव बीन फुली एक्सप्लेन। ज़रूरी नहीं है कि सारे एक्सप्लेन किए जाएं, कुछ कुछ जो है एक्सप्लेन नहीं किए गए हैं। एक पॉलिटिकल फिलोसफी अप्रोच टू द कॉन्स्टिट्यूशन इज नीडेड, नॉट ओनली टू फाइंड द मॉरल कंटेंट, सिर्फ मॉरल कंटेंट फाइंड करने के लिए नहीं जो एक्सप्रेस किया गया है, बट इवैल्यूएट करने के लिए जो क्लेम्स दिए हैं, but possibly to use it to arbitrate between varying interpretations of the many core values in the पॉलिटी। तो बहुत सारी जो और चीज़ें चलती हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, जो बातें करते हैं वो सब है। तो सिर्फ मॉरल कंटेंट से नहीं देखना है, और बहुत सारी चीज़ों से देखना है कि क्या क्लेम करता है कि हम ये वैल्यूज़ क्लेम कर रहे हैं कि ये वैल्यूज़ देंगे हम, तो उस नज़रिए से भी देखना है। तो ये है पॉलिटिकल फिलॉसफी अप्रोच। ये ऑब्वियस है कि बहुत सारे जो आइडियल्स हैं उनको चैलेंज किया गया, डिस्कस किया गया, डिबेट किया गया, और उन पे कंटेस्ट भी किया गया डिफरेंट पॉलिटिकल एरिनाज में, लेजिस्लेचर के अंदर, पार्टी फोरम्स में, प्रेस में, स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में इन बारे में बात की है। ये जो आइडियल्स हैं ये ज़्यादातर इंटरप्रेटेड हैं एंड समटाइम्स विलफुली मैनिपुलेटेड, कभी कभी जानबूझकर मैनिपुलेट किया गया ताकि सूट कर सके आपके इंटरेस्ट को। इसलिए हमें एग्जामिन करना है कि क्या ये जो सीरियस डिसजंक्शन एग्जिस्ट करती है बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूशन आइडियल एंड इट्स एक्सप्रेशन इन अदर अरीनास। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन आइडियल अगर आप बात कर रहे हैं वो अलग है, और वो जो एक्सप्रेशन है उसका वो अलग है। समटाइम्स द सेम आइडियल इज इंटरप्रेटेड डिफरेंटली, जैसे हमने देखा था लास्ट क्लास के अंदर कि कभी कभी सेम चीज़ों को भी डिफरेंटली इंटरप्रेट किया गया है बाय डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस। ये सुनने में अभी कंफ्यूजिंग लगेगा, बट डोंट वरी, इट विल स्टार्ट मेकिंग सेंस। तो हमें ये जो डिफरिंग इंटरप्रिटेशंस है ना, इनको भी कंपेयर करना पड़ेगा कि एक इंटरप्रिटेशंस बात क्या करती हैं। सिंस द एक्सप्रेशन ऑफ आइडियल इन द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि जो आइडियल है कॉन्स्टिट्यूशन का वो एक कंसिडरेबल अथॉरिटी होल्ड करता है, इट मस्ट बी यूज्ड टू आर्बिट्रेट इन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन ओवर वैल्यूज़ और आइडियल्स। इन्हीं को हम यूज़ करेंगे कि जो इंटरप्रिटेशन होती है और उनका कॉन्फ्लिक्ट होता है वैल्यूज़ और आइडियल्स के लिए, उसमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस जॉब को, दिस जॉब ऑफ आर्बिट्रेशन, इन दोनों के बीच में जो टसल है उसको देखने का काम आराम से कर सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन एज मीन्स ऑफ डेमोक्रेटिक ट्रांसफॉर्मेशन। फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा है मीनिंग ऑफ द टर्म कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्यों चाहिए। ये वाइडली अग्रीड है कि वन रीज़न फॉर हैविंग कॉन्स्टिट्यूशन इज़ कि आपके पास जो एक्सरसाइज ऑफ पावर है उसको लिमिट कर सको और रिस्ट्रिक्ट कर सको। ठीक है, मॉडर्न स्टेट्स बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, तो दे आर बिलीव टू हैव मोनोपोली, उनकी मोनोपोली हो सकती है। तो क्या होगा अगर इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो गलत हाथों में हो जाए और अब्यूज़ करने लगे पावर को। इवन इफ दिस इंस्टीट्यूशंस वर क्रिएटेड फॉर आवर सेफ्टी, बेशक वो अपनी सेफ्टी के लिए बनाए गए हों, जैसे पाकिस्तानी आर्मी फॉर द गवर्नमेंट और वेलबींग के बनाए हो, दे कैन ईजिली टर्न अगेंस्ट अस, और आज वो उन्हीं पाकिस्तान की आवाम के खिलाफ खड़े। एक्सपीरियंस ऑफ स्टेट पावर the world over shows that most states are prone to harming the interests। जो हमने देखा है अराउंड द वर्ल्ड जो पावर यूज़ की जाती है वो बेसिकली बहुत बार हमने देखा है कि वो इंटरेस्ट को हार्म करती है, दूसरे ग्रुप्स या इंडिविजुअल्स के। अगर ऐसा है तो बहुत ज़रूरी है कि हम इस गेम के रूल्स बनाएं इस तरीके से कि जो टेंडेंसी है स्टेट्स की और उनकी पावर को चेक किया जा सके विथ टाइम। कॉन्स्टिट्यूशंस प्रोवाइड दीज बेसिक रूल्स। ये बेसिक रूल्स कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है कि कैसे उनको मतलब अपनी लिमिट में रखना है और कैसे उनको ऑटोक्रेटिक होने से रोकना है। कॉन्स्टिट्यूशंस ऑल्सो प्रोवाइड पीसफुल डेमोक्रेटिक मीन्स, ताकि एक सोशल ट्रांसफॉर्मेशन हो सके। ये नहीं कि बिल्कुल सत्ता पलट कर दिया, एकदम से ही कू हो गया, ये सब नहीं। पीसफुल तरीके से और डेमोक्रेटिक तरीके से आपको सोशल ट्रांसफॉर्मेशन लेके आनी है। ठीक है, उसके बाद नेहरू
अंडरस्टूड बोथ दीज पॉइंट्स वेल, बहुत अच्छे समझ आया उसको. द डिमांड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उन्होंने क्लेम किया कि रिप्रेजेंटेड अ कलेक्टिव डिमांड फॉर फुल सेल्फ डिटर्मिनेशन, एक कलेक्टिव डिमांड है, बिकॉज ओनली अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, सिर्फ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडियन पीपल के पास राइट था कि वो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम कर सकें बिना किसी बहरूनी ताकत के, विदाउट एक्सटर्नल इंटरफेरेंस. ये तो देखा आपने, हमने फर्स्ट क्लास में देखा था. दूसरी बात, उन्होंने आर्ग्यू किया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सिर्फ एक बॉडी ऑफ पीपल नहीं है, या फिर जो एबल लॉयर्स हैं वो आकर मिले हों, ऐसा नहीं है, बल्कि इट इज़ अ नेशन ऑन द मूव, चलता फिरता नेशन है बेसिकली, जो अपने शेल, जो पास्ट पॉलिटिकल और सोशल स्ट्रक्चर की जो कवरिंग थी, जो स्किन थी, उसको उतारता हुआ जा रहा है और नए गारमेंट में अपने आप को ढाल रहा है. फैशनिंग फॉर इट सेल्फ अ न्यू गारमेंट ऑफ इट्स ओन मेकिंग, खुद के बनाए जो नए गारमेंट्स हैं उसको पहनने के लिए अब तैयार है, वो जो पुराने पॉलिटिकल पास्ट था उसको भुला के. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन किया गया, ये जो शैकल्स थे ना, शैकल्स मतलब जो बेड़ियाँ होती हैं, जो सोशल हायरार्कीज बनती थी कि ये कास्ट इससे नीचे, ये क्लास इससे ऊपर, ये सब, तो उसको तोड़ के और एक नए एरा ऑफ फ्रीडम, इक्वालिटी एंड जस्टिस में आने के लिए. ठीक है. नेक्स्ट, ये जो अप्रोच थी इसमें एक पोटेंशियल था कि ये थ्योरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी को बिल्कुल चेंज कर दे. इस अप्रोच के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशंस एग्जिस्ट नॉट ओनली टू लिमिट पीपल इन पावर बट टू एम्पावर दोज हु ट्रेडिशनली हैव बीन डिप्राइव्ड ऑफ इट. इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, डायरेक्टली यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है इसमें. तो कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी का मतलब है कि सिर्फ आपको उन्हें नहीं रोकना है जिनके पास बहुत सारी पावर है, सिर्फ उनको लिमिट नहीं करना है, लेकिन उनको भी एम्पावर करना है जिनके पास शुरुआत में पावर नहीं थी, कि उनके पास भी थोड़ी पावर है. तो कॉन्स्टिट्यूशंस वल्नरेबल लोगों को वो पावर दे सकता है कि वो एक साथ खड़े होकर और अपने लिए कमा सके. लेकिन हमें वापस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पास जाना क्यों है, क्यों पीछे देख के अपने आप को पास्ट के साथ जोड़े. ठीक है, ये लीगल हिस्टोरियंस का काम हो सकता है, लेकिन हमारा क्या क्या काम है इसमें, कि वो लोग जो है वो पास्ट में जाते हैं और फिर लीगल एंड पॉलिटिकल आइडियाज़ का बेसिस देखते हैं कि क्या रहा होगा उस टाइम पे बेसिस. ठीक है, लेकिन स्टूडेंट्स ऑफ पॉलिटिक्स को क्यों इंटरेस्टेड रहना है इन स्टडिंग द इंटेंशंस वर्ड देखिएगा, एंड कंसर्न्स, कि उनके कंसर्न्स क्या थे और उनकी नीयत क्या थी और उनकी परेशानियां क्या थी, उसको देखने हमें क्यों जाना है जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया था. क्यों ना सीधा जो चेंज्ड सर्कमस्टांसेस हैं उसको देखकर, ठीक है, आगे वाली चीज़ों को डिसाइड कर सकें. लेकिन अगर आप कंटेक्स्ट ऑफ अमेरिका में देखेंगे ना, जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन कब लिखा गया था, लेट 18th सेंचुरी में. ठीक है, इट इज़ एब्सर्ड to apply the values and standards of that era to the 21st century. ये सही बात है कि 18वीं सेंचुरी की चीज़ों को आज तो अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन इंडिया में द वर्ल्ड ऑफ ओरिजिनल फ्रेमर्स, जो ओरिजिनल फेमर्स थे और जिस एरा में वो थे और प्रेजेंट डे में, उसमें इतना बदलाव नहीं आया है. हमारी वैल्यूज़, आइडियल्स और कंसेप्शन को आप देखें तो हमने अपने आप से दूर नहीं किया उन लोगों को, जो जिस दुनिया से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसी दुनिया से ऑलमोस्ट हमें कुछ ऐसा बदलाव नहीं हुआ है कोई, कि बिल्कुल ही सब कुछ चेंज हो गया हो. तो हमारी जो हिस्ट्री है कॉन्स्टिट्यूशन की, वो बहुत ज़्यादा हद तक आज की हिस्ट्री है. A history of our constitution is still very much a history of the present. अब 200 साल पहले कोई कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ, 200 साल में तो दुनिया बदल जाती है. लेकिन अभी जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स थे हमारे, वो जिस दुनिया में थे उससे उतना चेंज नहीं आया है कि हमें वापस जाके देखने की ज़रूरत ना पड़े. हम उनकी जो वैल्यूज़ और जो मॉरल जो एस्पिरेशंस थी उनकी, उनको समझ के देख सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन आज जो हमारे पास है उसमें बहुत सारी जो इंटरप्रिटेशंस आज हम कर लेते हैं, वो फिलॉसफी आ कहाँ से रही है. हम एक जो रियल पॉइंट है उसको भी शायद भूल गए हैं कि सेवरल ऑफ आर लीगल एंड पॉलिटिकल प्रैक्टिसेस, ठीक है, सिंपली बिकॉज समवेयर डाउन द रोड वी बिगैन टू टेक देम फॉर ग्रांटेड, हम उनको ग्रांटेड ले लेते हैं. जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो लोग दे डू नॉट अबाइड विद द लॉज ऑफ दिस कंट्री,
और अबाइड विद द हिस्ट्री ऑफ दिस कंट्री। अगर आप पूछोगे उनसे तो दे डू नॉट नो मच अबाउट द हिस्ट्री। तो मुझे लगता है कि जो ज़ख्म थे ना वो नेशनल मूवमेंट के, वो बड़ी जल्दी भर गए हैं लोगों के। इसलिए जो आज की जनरेशन है वो बड़ा ग्रांटेड लेती है इन चीज़ों को कि राइट टू प्रिवेसी है, हाँ राइट टू ये है, हाँ वाह ये तो नॉर्मल है। नॉर्मल नहीं है। दिस इज वन ऑफ दोज कंट्रीज विच इज प्रोवाइडिंग इट, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू गेट दिस। इवन इन यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स में, योर प्रिवेसी इज हैम्पर्ड बाय द स्टेट वेन एवर दे वॉन्ट टू। टेररिज्म के नाम पे वो आपके पीछे भी लग जाएंगे। ड्रोन्स वगैरह तक टारगेट किए गए हैं सिविलियंस के पीछे कि उनको ट्रैक किया जा सके। सो बेसिकली ड्रोन अटैक की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ड्रोन सर्विलांस की बात कर रहा हूँ। तो ये सिर्फ इस कंट्री में मिलेंगे आपको, और ऐसे ही कुछ कुछ और कंट्रीज़ हैं। अदरवाइज इन अदर कंट्रीज यू आर नॉट अलाउड टू हैव योर ओन प्रिवेसी। ये तो आपने बहुत ग्रांटेड ले लिया भाई। ठीक है। सो व्हेन द गोइंग इज गुड, दिस फॉरगेटिंग इज हार्मलेस। जब सबको अच्छा चल रहा हो तो जो आप ये भूल रहे हैं, ये जो हमने बेसिकली इतनी बड़ी जो नेशनल मूवमेंट से गुजरे और सब चीज़ें गुजरे, तो वो ये हार्मलेस है। लेकिन जब ये प्रैक्टिसेस चैलेंज होने लगेंगी ना, और जब हो रही है या थ्रेटन किया जाएगा उसको, तो ये अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स जो है ना, और इसको हम नहीं समझेंगे तो ये हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है। इन शॉर्ट, छोटे में बात करें, टू गेट अ हैंडल ऑन करंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिस, ठीक है, तो अगर हमें आज के करंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिस को समझना है, टू ग्रास्प देयर वैल्यू एंड मीनिंग, उनके वैल्यू एंड मीनिंग को समझना है, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि हम वापस जाएं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स को देखें, और उससे भी पहले जाएं कॉलोनियल एरा में। देयरफॉर वी नीड टू रिमेंबर एंड कीप रिविजिटिंग। हमें वापस जाना पड़ेगा उस पॉलिटिकल फिलॉसफी को समझने के लिए, क्योंकि आज समझ जाता हूँ मैं आपको आराम से कि आज जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो जो कॉन्स्टिट्यूशन आप देख रहे हैं, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन कहीं से उतारा गया था? नहीं। क्या ये कॉन्स्टिट्यूशंस किसी और कंट्री ने लिखा था? नहीं। हमारी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के रिलेटेड रिप्रेजेंटेटिव ने लिखा, और साथ में डिबेट्स को भी नोट डाउन किया। जो हमने फर्स्ट चैप्टर में एक फ़ोटो देखी थी जिसके अंदर हमने ये पढ़ा था, साइड में लिखा हुआ था कि वो इतनी ज़रूरी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स कि उनको सोचा कि ये लोग इसको सेव करके रखेंगे। तो हमारे पास वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स हैं। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, जब भी इस कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन की बात आती है, तो सुप्रीम कोर्ट वापस जाके जो पॉलिटिकल फिलॉसफी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स के अंदर, उसको समझती है कि क्या मंशा रही होगी, क्या इंटेंशंस थी जो ये कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स थे, उनकी इंटेंशंस क्या थी इसको बनाने की, उसके हिसाब से फिर इंटरप्रिटेशन दी जाती है। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की पॉलिटिकल फिलॉसफी है क्या? ये इट इज़ हार्ड टू डिस्क्राइब। इस पॉलिसी को एक वर्ड में डिस्क्राइब करना बहुत मुश्किल है। इट रेजिस्ट्स एनी सिंगल लेबल बिकॉज इट इज़ लिबरल, डेमोक्रेटिक, इगैलिटेरियन, सेक्युलर, फेडरल, कम्युनिटी वैल्यूज, सेंसिटाइज, ये वो सब बोल बच्चन हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है, दिस इज टफ, वाई कुड नॉट दे प्लेनली टेल अस व्हाट द फिलोसफी ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन इज? हाउ कैन ऑर्डिनरी सिटीजन्स अंडरस्टैंड द फिलोसफी इफ इट इज़ हिडन लाइक दिस? अगर इतनी छुपी हुई है फिलोसफीज तो हमें समझ कैसे आएंगी? तो अब हम समझेंगे जो टॉपिक आपके एग्ज़ाम के अंदर भर भर के क्वेश्चंस जो आते हैं, वो इस चैप्टर के इस पार्ट से आते हैं, वो भर भर के जो क्वेश्चंस हैं। इंडिविजुअल फ्रीडम की बात करते हैं हम। द फर्स्ट पॉइंट टू नोट अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन कि उसकी कमिटमेंट थी कि सबको इंडिविजुअल फ्रीडम मिले। ये कमिटमेंट एकदम से कहीं से मिराकुलसली तो आई नहीं, जैसे मैंने बोला कि कोई किताब ऊपर से उतरी हो। ठीक है, तो बेसिकली ये डेलिबरेशंस थी, डेलिबरेटली उन लोगों ने डालने की कोशिश की कि बेसिकली कि हम इसको आगे इंडिविजुअल फ्रीडम को आगे करेंगे। इट वॉज अ प्रोडक्ट ऑफ कॉन्टिन्यूस इंटेलेक्चुअल एंड पॉलिटिकल एक्टिविटी, जो सेंचुरी से 100 साल से जिस बारे में हम बात कर रहे थे वो इसमें डाली गई। बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी की हम देखेंगे तो राजा राम मोहन रॉय जी जो थे, उन्होंने प्रोटेस्ट किया किसके अगेंस्ट? कि जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है, ठीक है, जो खींची जा रही है ब्रिटिश कॉलोनियल स्टेट की तरफ से, तो उसके लिए की। रॉय जी ने आर्ग्यू किया कि एक स्टेट रिस्पॉन्सिव है, रिस्पॉन्सिबल भी है, रिस्पॉन्सिव है टू द नीड्स ऑफ इंडिविजुअल्स, और उसको प्रोवाइड करना चाहिए तरीके ताकि वो इन नीड्स को कम्युनिकेट कर सकें। इसलिए स्टेट को परमिट करना बहुत ज़रूरी है कि वो अनलिमिटेड लिबर्टी पब्लिकेशन की दे।
इसी तरीके से इंडियंस ने फ्री प्रेस की डिमांड को फिर कॉन्टिन्यूसली आगे ब्रिटिश रूल के दौरान देखा। एक सरप्राइजिंग बात भी नहीं है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमें पहले राजा राम मोहन जी के जो मुहिम थी जो चलाई थी उन्होंने, उसके बाद सभी लोगों ने आगे बढ़ाई, तो वो वहाँ से आई है। सो इज द फ्रीडम फ्रॉम आर्बिट्ररी अरेस्ट, तो हम आर्बिट्ररी अरेस्ट से भी जो आर्टिकल वो उसमें फंडामेंटल राइट्स में देखते हैं, तो आर्बिट्ररी अरेस्ट मतलब आपको बिना किसी रीजन के अरेस्ट कर लिया, उससे भी फ्रीडम मिलती है आपको। आफ्टर ऑल द इनफेमस रॉलेट एक्ट जो लगा था, ठीक है, रॉलेट एक्ट, और उस टाइम पे ये जो गांधी जी के सत्याग्रह के बाद रॉलेट एक्ट लगाया गया था वर्ल्ड वॉर 1 के बाद, विच द नेशनल मूवमेंट अपोज, जिसको नेशनल मूवमेंट ने अपोज किया था, उसने डिनाई किया था इस बेसिक फ्रीडम को जो इंडिविजुअल्स की होनी चाहिए। ये और अदर इंडिविजुअल फ्रीडम्स जैसे फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस आर पार्ट ऑफ लिबरल आइडियोलॉजी। ऑन दिस बेसिस, इसी बेसिस पर हम बोल सकते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिबरल कैरेक्टर को होल्ड करके रखा है। चैप्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स में हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज इंडिविजुअल फ्रीडम, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंडिविजुअल फ्रीडम को वैल्यू करता है। रिकॉल करेंगे आप तो ओवर 40 ईयर्स बिफोर द अडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सभी रेजोल्यूशन, स्कीम, बिल और रिपोर्ट जो थी वो आईएनसी की, इंडियन नेशनल कांग्रेस की, उन्होंने इंडिविजुअल राइट्स के बारे में बात करी, ठीक है, नॉट जस्ट इन पासिंग बट एज अ नॉन नेगोशिएबल वैल्यू। ये नहीं कि सिर्फ नाम की हो, लेकिन इस पे हम कोई नेगोशिएशन नहीं करेंगे, इंडिविजुअल राइट्स तो होने ही चाहिए। और वो चीज़ें दिखती हैं हमें कहाँ पे, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिविजुअल फ्रीडम की जो बात है वो वहाँ पे हमें दिखती है। सोशल जस्टिस, जब हम बोलते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिबरल है, उसका मतलब ये नहीं है कि वो क्लासिकल वेस्टर्न सेंस में कि आप बोल सकते हैं सिर्फ उसी में लिबरल है। पॉलिटिकल थियोरी की जो बुक है उसमें हम और अच्छे तरीके से आइडिया ऑफ लिबरलिज्म को देखते हैं। क्लासिक लिबरलिज्म बोलती है कि जो प्रिविलेजेस हैं राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स, वो सभी डिमांड्स ऑफ सोशल जस्टिस एंड कम्युनिटी वैल्यूज से ऊपर काम करता है। क्लासिक लिबरलिज्म बोलता है कि सोशल जस्टिस की जो डिमांड है या कम्युनिटी जो वैल्यूज हैं उससे ऊपर, सबसे ऊपर क्या आता है, एक इंडिविजुअल का प्रिविलेजेस, उसके राइट्स, वो सबसे ऊपर आते हैं। लिबरलिज्म ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इस वर्जन से दो तरीके से अलग है। कैसे अलग है? पहली बात कि इट ऑलवेज लिंक टू सोशल जस्टिस, कि हमें सोशल जस्टिस की तरफ देखना है, सभी की जस्टिस हो सके, सभी सोसाइटी को जस्ट तरीके से हम लोग गवर्न कर सकें। बेस्ट एग्जाम्पल क्या है कि रिजर्वेशंस की हमने बात करी है शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स की कॉन्स्टिट्यूशन में। मेकर्स जो कॉन्स्टिट्यूशन के थे उनको ये बिलीव था कि सिर्फ राइट टू इक्वालिटी देना ज़रूरी नहीं है, ताकि कि आप एज ओल्ड इनजस्टिसेस जो इतने टाइम से चल रही है इनजस्टिसेस, सिर्फ एक राइट टू इक्वालिटी देने से नहीं होगा, ठीक है, बेसिकली, या फिर उसको रियल मीनिंग देंगे टू द राइट ऑफ वोट, ठीक है। स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स रिक्वायर्ड थे इन चीज़ों के लिए ताकि ये इंटरेस्ट को फुलफिल किया जा सके। तो सिर्फ इन चीज़ों से नहीं हो सकता कि आप उनको राइट टू वोट दे दो या फिर राइट टू इक्वालिटी है, उससे जो ये पिछले जो पुराने इनजस्टिसेस हैं वो ख़त्म नहीं होंगी, आपको स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन मेजर्स लेने पड़ेंगे। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने एक स्पेशल मेजर दिया था ताकि इंटरेस्ट शेड्यूल्ड कास्ट के और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के ध्यान में रखे जा सके और रिजर्वेशन हो सके उनकी सीट की लेजिस्लेचर के अंदर। कॉन्स्टिट्यूशन ने यह भी पॉसिबल किया गवर्नमेंट के लिए कि पब्लिक सेक्टर जॉब्स को भी आगे वो लोग रिजर्व कर सकते हैं इनके लिए। इंडियन लिबरलिज्म हैज़ टू स्ट्रीम्स, पहली दो धाराएं हैं इंडियन लिबरलिज्म की। पहली चालू हुई जब राजा राम मोहन रॉय जी ने बोला कि इंडिविजुअल राइट्स पे आपको एम्फेसिस देना ज़रूरी है और राइट्स ऑफ विमेन पे भी खासकर। सेकेंड स्ट्रीम जो थी उसमें कौन थे? केशव चंद्र सेन, जस्टिस रानाडे एंड स्वामी विवेकानंद। उन्होंने बोला कि सोशल जस्टिस होनी चाहिए, जो ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म है उसके अंदर अंदर एक सोशल जस्टिस देना भी बहुत ज़रूरी है। विवेकानंद जी के लिए ये हिंदू सोसाइटी को रीऑर्डर करना तभी पॉसिबल हो सकता है जब लिबरल प्रिंसिपल्स को अलाउ कर दिया जाए। इसीलिए हम लिबरलिज्म की तो बात कर रहे हैं लेकिन सोशल जस्टिस के लेंस से देखने की बात कर रहे हैं उसको, ठीक है। नेक्स्ट आता है रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी और माइनॉरिटी राइट्स। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एनकरेज करता है कि इक्वल रिस्पेक्ट होनी चाहिए दो कम्युनिटीज के बीच में, और ये हमारी कंट्री में तो एटलीस्ट इट वाज नॉट इजी। पहली बात तो ये कि कम्युनिटीज जो हैं वो हमेशा रिलेशनशिप ऑफ इक्वालिटी नहीं होती है उनके अंदर, पहला तो प्रॉब्लम ये है।
दे टेंड टू हैव हायरार्किकल रिलेशनशिप्स, उनके जो बीच में भी, जैसे एज इन द केस ऑफ कास्ट में अगर हम देखें तो हायरार्किकल रिलेशनशिप्स है उनके बीच में, तो उनको इक्वल लाना वो बहुत मुश्किल था। और दूसरी बात, जब ये कम्युनिटीज़ एक दूसरे को देखती हैं इक्वली तो ये राइवल्स भी बन जाती हैं। रिलीजियस कम्युनिटीज़ में अब वो बोलती हैं कि नहीं, वी आर नॉट इक्वल, आप नीचे हैं आप ऊपर है, तो वो चीज़ भी होती है। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज था मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कि कैसे कम्युनिटीज़ को लिबरल करेंगे उनकी अप्रोच में, और एक सेंस ऑफ इक्वल रिस्पेक्ट उनके बीच में डाला जाएगा इन एग्जिस्टिंग कंडीशंस। कौन सी? हायरार्की एंड इंटेंस राइवलरी जो उनके बीच में है, उसके बावजूद ये सब चीज़ें कैसी होगी। बहुत इजी होता है ये प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना बाय नॉट रिकॉग्नाइजिंग कम्युनिटी। आप कम्युनिटीज़ को रिकॉग्नाइज ही नहीं करोगे तो उनकी इक्वालिटी की बात नहीं करोगे। जैसे मोस्ट वेस्टर्न लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन क्या करते हैं, उन कम्युनिटीज़ को देखती ही नहीं है तो उनकी इक्वालिटी की बात ही नहीं होगी। लेकिन ये दिस वुड हैव बीन अनवर्केबल एंड अनडिजायरेबल। हमारी कंट्री में तो ये नहीं काम करता। इसलिए नहीं कि इंडियंस आर अटैच टू कम्युनिटीज़ मोर देन अदर्स, ऐसा नहीं है। Individuals everywhere also belong to cultural communities and every such community has its own values, traditions, customs and language जो उनके मेंबर्स शेयर करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली सिर्फ ऐसा नहीं है कि कि अपनी कम्युनिटीज़ जो हैं उसके लिए बेसिकली वो, दिस इज नॉट बिकॉज इंडियंस आर अटैच टू कम्युनिटीज़ मोर देन अदर्स। ठीक है, दूसरी भी कम्युनिटीज़ हैं, दूसरे भी जो लोग हैं दूसरी कंट्रीज़ में, वो कम्युनिटी से अटैच्ड हैं। ये नहीं कि सिर्फ इंडियंस ही इतने ज़्यादा अटैच्ड हैं अपनी कम्युनिटीज़ से। हर जगह जो इंडिविजुअल्स होते हैं पूरे वर्ल्ड में, वो अपनी कल्चरल कम्युनिटी के साथ बिलोंग करते हैं। और हर सच कम्युनिटी, हर ऐसी कम्युनिटी जो है उनकी खुद की वैल्यूज़ होती हैं, ट्रेडिशंस होती हैं, सब होता है। जैसे एग्जांपल, इंडिविजुअल्स ऑफ फ्रांस या जर्मनी के हैं, वो एक लिंग्विस्टिक कम्युनिटी से डीपली अटैच्ड हैं। हमें क्या डिफरेंट बनाता है कि हम ज़्यादा ओपनली एक्नॉलेज करते हैं द वैल्यू ऑफ कम्युनिटीज़। हम कम्युनिटीज़ की को वैल्यू करते हैं और सीधा बताते हैं उसके बारे में। इससे ज़्यादा ज़रूरी ये बात है जानने के लिए कि इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ मल्टीपल कल्चरल कम्युनिटीज़। जर्मनी और फ्रांस को देखेंगे, ठीक है, तो उनके मुकाबले हमारे पास बहुत सारी लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैं। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट था कि कोई एक कम्युनिटी डोमिनेट ना कर दे किसी दूसरी कम्युनिटी को। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने मैंडेटरी बनाया हमारे उसमें कि रिकॉग्नाइज करे कम्युनिटी बेस्ड राइट्स को भी रिकॉग्नाइज किया जाए। एक सच राइट इज राइट ऑफ रिलीजियस कम्युनिटीज टू एस्टैब्लिश एंड रन देयर ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। एक ऐसा राइट हमने डाला है कि रिलीजियस कम्युनिटीज के पास एक राइट है कि वो एस्टैब्लिश करें और अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को चलाएं। ऐसे जो इंस्टीट्यूशंस होंगे वो दे विल रिसीव मनी फ्रॉम द गवर्नमेंट। दिस प्रोविजन शोज, ये प्रोविजन दिखाता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलीजन को सिर्फ एक प्राइवेट मैटर नहीं देखता जो इंडिविजुअल करता है। ठीक है, तो सिर्फ एक प्राइवेट मैटर की तरह नहीं देखता उसको, रिलीजन को। इसी बात पे हम आगे बात करते हैं सेक्युलरिज्म पे। सेक्युलर स्टेट्स जो हैं उनको देखा जाता है कि दे आर ट्रीटिंग रिलीजन एज ओनली अ प्राइवेट मैटर। लेकिन हमने पिछली ही लाइन में पढ़ा था कि इंडिया ऐसे इस चीज़ को नहीं देखता, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब ये है कि जो ये वो सेक्युलर स्टेट्स हैं वो बोलते हैं कि हम रिलीजन को कोई पब्लिक या ऑफिशियल रिकॉग्निशन नहीं देंगे। पब्लिक या फिर कोई ऑफिशियल रिकॉग्निशन हम नहीं, जब उसको रिकॉग्नाइज ही नहीं करोगे तो आपके लिए तो वो हैं या नहीं है, सेम बात है। इसका मतलब यह है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेक्युलर नहीं है, क्योंकि हमने अभी पिछले सेंटेंस में बात करी थी ये वाली, और ये वाला सेंटेंस पढ़ते ही ये दोनों बात कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं एक दूसरे से। तो क्या है, दिस डज नॉट फॉलो, ऐसा नहीं होता है। दो द टर्म सेक्युलर वॉज नॉट इनिशियली मैंशनड, बेशक सेक्युलर वर्ड जो है वो शुरू में मैंशन ना हो, लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा सेक्युलर रहा है। मेन स्ट्रीम में जो, अगर हम आगे बिल्कुल पूरे उसमें देखें कॉन्टेक्स्ट में, तो वेस्टर्न कंसेप्शन जो है सेक्युलरिज्म का वो बोलता है कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन होना चाहिए स्टेट एंड रिलीजन का, ताकि प्रोटेक्ट कर सके वैल्यूज़ जैसे कि इंडिविजुअल फ्रीडम और सिटीजनशिप राइट्स जो होती हैं इंडिविजुअल्स की। तो ये सेक्युलरिज्म को इस तरीके से देखते हैं, ये वेस्टर्न आइडिया है। ठीक है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब क्या है बेसिकली यहाँ पे? इसका मतलब ये है कि रिलीजन और स्टेट दोनों एक दूसरे के इंटरनल अफेयर से दूर रहने चाहिए। क्या है म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब? है कि जो पर्सनल अफेयर्स हैं, ठीक है, एक दूसरे के पर्सनल या फिर इंटरनल अफेयर्स हैं, ये एक दूसरे में दखल नहीं देंगे। इनका म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब यहाँ पे ये है।
ठीक है, कि स्टेट को इंटरवीन नहीं करना है रिलीजन में, और रिलीजन भी ये मतलब डिक्टेट नहीं करेगा स्टेट की पॉलिसी, क्योंकि रिलीजन के बेसिस पे आप कोई पॉलिसी बना रहे हैं, ठीक है, या स्टेट को चला रहे हैं। जैसे आप इस्लामिक स्टेट्स देखेंगे, जो ये मिडिल ईस्ट है, वहाँ पे क्या है, इस्लामिक लॉ, शरिया लॉ के हिसाब से पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनता है और उसके हिसाब से गवर्न करते हैं वो लोगों को। ऐसा सेकुलर स्टेट्स में नहीं होना चाहिए। In other words, mutual exclusion means that religion and state must be strictly separated. ये नहीं कि बीच में थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन की कोशिश कर रहे हैं, दोनों स्ट्रिक्टली बहुत अलग अलग होने चाहिए। लेकिन इस स्ट्रिक्ट सेपरेशन के बीच जो करना है ये, इसका रीज़न क्या है? ये इसलिए ताकि फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स जो हैं उनको सेफगार्ड किया जा सके। जो स्टेट सपोर्ट करते हैं किसी ऑर्गेनाइज रिलीजन को, वो उनको ज़्यादा पावरफुल कर देते हैं जितने वो हैं नहीं। ठीक है, जब रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस कंट्रोल करने लगती हैं रिलीजियस लाइव्स ऑफ इंडिविजुअल्स, एंड व्हेन दे स्टार्ट डिक्टेटिंग हाउ दे शुड रिलेट टू गॉड और हाउ दे शुड प्रे, तो इंडिविजुअल्स के पास ऑप्शन है कि वो एक मॉडर्न स्टेट की तरफ मुड़ जाए फॉर प्रोटेक्टिंग देयर रिलीजियस फ्रीडम। इसका मतलब कि अगर मेरे को कोई फोर्स कर रहा है एक सर्टेन रिलीजन के हिसाब से चलने के लिए कि ऐसे मानना है, ऐसे करना है, तो अगर मेरा मॉडर्न स्टेट जो सेक्युलर है, तो मैं उसकी तरफ मुड़ के बोल सकता हूँ कि सर मेरी जो फ्रीडम है, रिलीजियस फ्रीडम, मैं कैसे भी मानूँ उसको। तो वो कौन प्रोवाइड करता है? जो सेक्युलर स्टेट होते हैं। लेकिन ऐसी कैसी हेल्प दे देगा एक स्टेट इफ इट हैज़ ऑलरेडी जॉइंड हैंड्स विद ऑर्गेनाइजेशंस? इसका मतलब अगर इस्लामिक लॉ से, शरिया एक्ट से अगर मिडिल ईस्ट की कंट्रीज चल रही हैं, तो अगर वहाँ पे एक इंसान बोले कि सर मेरी रिलीजियस फ्रीडम जो है उसको मेंटेन कीजिए और मुझे ऐसे नहीं करना है प्रैक्टिस, तो नहीं करना है। लेकिन जब स्टेट पूरा चल ही उसकी वजह से रहा है और उस ऑर्गेनाइजेशन से पूरे हाथ मिला लिए हैं, तो उसके बाद आपकी फ्रीडम कहाँ ही गई? तो टू प्रोटेक्ट रिलीजियस फ्रीडम इस इंडिविजुअल की, इसलिए स्टेट अपने आप को रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन से दूर रखता है। लेकिन साथ में एक प्रॉब्लम है, स्टेट शुड नॉट टेल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हाउ टू मैनेज देयर अफेयर्स। फिर इसका मतलब ये भी है कि स्टेट नहीं बताएगा उन रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस के भैया तुम ऐसे काम करो। स्टेट का भी वो काम नहीं है, ना ही रिलीजन का वो काम है कि स्टेट को बताए कि आप ऐसे काम करो। क्योंकि ये अगर करेंगे कि रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को तुम बोल रहे हो कि ऐसे चलना है तुम्हें, तो उससे क्या है कि तुम उनकी रिलीजियस फ्रीडम भी कर रहे हो हैम्पर। तो स्टेट को इसलिए रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में भी नहीं आना चाहिए। इन शॉर्ट, स्टेट शुड नीदर हेल्प नॉर हिंडर रिलीजन्स। ना ही हेल्प करो और ना ही उन्हें ऑर्डर दो। इसके बजाय क्या करना चाहिए? उनको एक दूसरे से एक हाथ का डिस्टेंस रखना चाहिए, एंड आर्म्स लेंथ फ्रॉम देम, दूर रहना चाहिए। और ये वेस्टर्न कंसेप्शन ऑफ सेक्युलरिज्म है। लेकिन क्या हमारा ऐसा है? नहीं। कंडीशंस इन इंडिया जो है वो डिफरेंट भी थी, और इन डिफरेंट चैलेंजेस से देखते हुए मेकर्स जो थे कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है, उन्होंने दे हैड टू वर्क आउट एन ऑल्टरनेटिव कंसेप्शन ऑफ सेक्युलरिज्म। ठीक है, कि उनको ऑल्टरनेटिव कंसेप्शन सेक्युलरिज्म का देखना पड़ा। वो वेस्टर्न मॉडल से हटे दो तरीके से, और दो डिफरेंट रीजंस की वजह से हम लोग ने एक अलग तरीके का सेक्युलरिज्म जो है उसको देखा। ठीक है, पहला है राइट्स ऑफ रिलीजियस ग्रुप्स। फर्स्ट, एज मेंशन्ड ऑलरेडी, they recognized that inter-community equality was as necessary as equality between individuals। कि पहले उन्होंने बोला है कि जितना ज़रूरी है दो लोगों, इंडिविजुअल्स के बीच में इक्वालिटी, उतनी ही ज़रूरी है कि कम्युनिटी के बीच में भी इक्वालिटी हो, दो डिफरेंट कम्युनिटीज़ के बीच में भी इक्वालिटी हो। बिकॉज एक पर्सनस फ्रीडम एंड सेंस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट वो डायरेक्टली डिपेंडेंट होती है उसकी स्टेटस, कम्युनिटी के स्टेटस पे, कि जैसा कम्युनिटी का स्टेटस होगा वैसे ही वो अपने आप की फ्रीडम और सेंस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट को देखता है। अगर एक कम्युनिटी डोमिनेट करेगी दूसरे को, तो उसके मेंबर्स जो होंगे वो सिग्निफिकेंटली लेस फ्री फील करेंगे। इफ ऑन अदर हैंड द रिलेशंस वर इक्वल, जबकि दूसरी ओर जब उनके रिलेशंस इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, कि डोमिनेशन नहीं होगी, तो उसके मेंबर भी दे विल बी एबल टू वॉक अबाउट विद डिग्निटी, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड फ्रीडम, इनके साथ चलेंगे। इसलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट करता है राइट्स टू ऑल द रिलीजियस कम्युनिटीज। सबको रिलीजियस कम्युनिटीज को राइट एक प्रोवाइड करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे राइट टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन देयर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ताकि वो बराबरी पे आ सकें।
फ्रीडम ऑफ रिलीजन इन इंडिया मीन्स फ्रीडम ऑफ रिलीजन ऑफ बोथ इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज, कि जो कम्युनिटीज हैं वो भी अपना रिलीजन सही तरीके से कर सकें और इंडिविजुअली तो है ही। स्टेट्स पावर ऑफ इंटरवेंशन, दूसरी चीज क्या है कि सेपरेशन इन इंडिया कुड नॉट मीन म्यूचुअल एक्सक्लूजन। जो म्यूचुअल एक्सक्लूजन जो यूएस के अंदर हमने एग्जांपल देखा, वैसा सेपरेशन इन इंडिया नहीं है। लेकिन ऐसा क्यों है? क्योंकि रिलीजियसली सैंक्शन जो कस्टम्स हैं, जैसे अनटचेबिलिटी हैं, ठीक है, उन्होंने इंडिविजुअल्स की बेसिक डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट को लेने की कोशिश करी। ये कस्टम्स इतने डीपली रूटेड हैं सोसाइटी के अंदर कि बिना स्टेट इंटरवेंशन के ये होप नहीं दे सकता कि इसको उन लोगों को जो अनटचेबल्स हैं कि ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी आगे जाके। तो स्टेट को क्या करना था? थोड़ा सा इंटरफेयर करना ज़रूरी था इन अफेयर्स ऑफ रिलीजन। और ये हमेशा इंटरवेंशन जो है ये हमेशा नेगेटिव नहीं होता, ठीक है। स्टेट हेल्प कर सकता है रिलीजियस कम्युनिटीज़ को कि उनको एड दे सके, कि वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो चला रहे हैं वो आसानी से चला सके। एड मतलब जो थोड़ा सा ग्रांट या थोड़ा सा पैसा देना, ठीक है। इसका मतलब स्टेट या तो हेल्प कर सकता है या फिर थोड़ा बोल सकता है रिलीजियस कम्युनिटीज़ को कि कैसा मोड ऑफ एक्शन वो प्रिफर करता है स्टेट, कि जो वैल्यूज़ हैं फ्रीडम ऑफ इक्वालिटी की वो उन रिलीजियस कम्युनिटीज़ में इनकलकेट कर सके, कि वैल्यूज सच एज फ्रीडम एंड इक्वालिटी। इंडिया के अंदर सेपरेशन बिटवीन रिलीजन एंड स्टेट का मतलब ये नहीं है कि उनकी म्यूचुअल एक्सक्लूजन होगी, लेकिन उसका मतलब ये है कि एक डिस्टेंस क्रिएट करेगा स्टेट अपने और रिलीजियस कम्युनिटीज़ के बीच में, ना ही ज़्यादा इंटरफेयर करेगा और ना ही म्यूचुअल एक्सक्लूजन होगा, ठीक है। एक कॉम्प्लेक्स आइडिया है ये, जो स्टेट को थोड़ा सा दूर रखता है सभी रिलीजन से, ताकि वो इंटरवीन कर सके या मतलब इंटरफेरेंस थोड़ा सा कर सके, ठीक है, कि वो अपने जो वैल्यूज हैं उसको प्रमोट करने की कोशिश कर सके। कौन सी? लिबर्टी, इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस। बस इतना ही काम करेगा स्टेट अपना इंटरवेंशन करके, अदरवाइज ज्यादा इंटरवेंशन नहीं करेगा। हमने 3 कोर फीचर्स देखे यहाँ पे। दीज कैन ऑल्सो बी सीन एज द अचीवमेंट्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ये आप अचीवमेंट की तरह भी देख सकते हो, सिर्फ कोर वैल्यूज नहीं, कि ये लिबर्टी, इक्वालिटी और सोशल जस्टिस सिर्फ नाम का नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन इस पर खरा भी उतरता है। पहला क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन रीइंफोर्स करता है और दोबारा रीइन्वेंट करता है फॉर्म्स ऑफ लिबरल इंडिविजुअलिज्म, कि इंडिविजुअलिज्म है उसको लिबर्टी मिले। ये एक इंपॉर्टेंट अचीवमेंट है, बिकॉज दिस इज डन इन द बैकड्रॉप ऑफ अ सोसाइटी। ये उस सोसाइटी में किया जा रहा है, इसलिए इंपॉर्टेंट अचीवमेंट है क्योंकि ये उस सोसाइटी में किया जा रहा है जहां पे कम्युनिटी वैल्यूज जो हैं दे आर ऑफ्टन इनडिफरेंट और हॉस्टाइल टू इंडिविजुअल ऑटोनॉमी। जहां पे जो कम्युनिटी वैल्यूज जो हैं वो अक्सर इंडिविजुअल की ऑटोनॉमी या फिर उसकी उसको रिस्पेक्ट नहीं करती या उसके साथ नहीं चलती। दूसरी बात क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन अपहोल्ड करता है प्रिंसिपल ऑफ सोशल जस्टिस। यहाँ पे हमने लिबर्टी देखी, अब यहाँ देख रहे हैं सोशल जस्टिस, ठीक है, कि वो इंडिविजुअल लिबर्टीज को भी खराब ना करे लेकिन सोशल जस्टिस का भी काम थोड़ा सा कर ले। कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट टू कास्ट बेस्ड अफर्मेटिव एक्शन प्रोग्राम्स, कॉन्स्टिट्यूशन की कमिटमेंट है कि कास्ट बेस्ड कुछ ऐसे पॉजिटिव एक्शंस लेंगे हम लोग, ऐसा कोई प्रोग्राम चलाएंगे। वो दिखाता है कि कितना आगे तक इंडिया वाज कंपेयर्ड टू अदर नेशंस। कैन वन फॉरगेट दैट affirmative action programs in the US were begun after the 1964 Civil Rights Act, almost 2 decades after they were कॉन्स्टिट्यूशनली एंट्रेंच्ड इन इंडिया। तो 1964 का जो सिविल राइट्स एक्ट यूएस के अंदर आया, अब आप देखोगे ये कि थोड़ा सा पॉजिटिव एक्शन प्रोग्राम लेने की कोशिश करे यूएस ने भी, कब? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 20 साल बाद। तो देखो कितना कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे पहले से चीज़ें लिखी हुई हैं। तीसरी बात, अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ इंटर कम्युनल स्ट्राइफ, जो रिलीजन्स के बीच में जो मुठभेड़ चल रही होती है, कॉन्स्टिट्यूशन अपहोल्ड करता है अपनी कमिटमेंट को कि ग्रुप राइट्स भी मिले, द राइट्स टू द एक्सप्रेशन ऑफ कल्चरल पर्टिकुलरिटी। ये इंडिकेट करता है कि फ्रेमर्स जो थे कॉन्स्टिट्यूशन के, वो चाहते थे कि ये जो मोर देन विलिंग टू फेस द चैलेंजेस, ठीक है, ऑफ वॉट more than 4 decades later has come to be known as multiculturalism। तो वो जानते थे कि अगर आप इंटर कम्युनल स्ट्राइफ को रोकने की कोशिश नहीं करोगे
और उनको सही रखोगे, तो इसलिए आज हम क्या बोलते हैं कि हमारे जो कंट्री है वो मल्टी कल्चरलिज्म के हिसाब से चलती है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत अच्छे तरीके से जो मल्टी कल्चरलिज्म है उस पर फोकस किया है और सभी कम्युनिटीज़ को सही से आगे बढ़ने के लिए मौके दिए हैं। फिर आता है यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी। दो दूसरे कोर फीचर्स जो हैं वो भी अचीवमेंट्स की तरह देखे जा सकते हैं। पहला कि ये कोई अचीवमेंट नहीं है टू कमिट वन सेल्फ टू यूनिवर्सल फ्रेंचाइज, ये कोई अचीवमेंट नहीं है, स्पेशली जब एक वाइड स्प्रेड बिलीफ हो कि जो ट्रेडिशनल हेरारकीज हैं इंडिया में दे आर कंजील्ड एंड मोर और लेस इम्पॉसिबल टू एलिमिनेट, उनको निकालना मुश्किल है। एंड व्हेन द राइट टू वोट हैज़ ओनली रिसेंटली बीन एक्सटेंडेड टू विमेन एंड टू द वर्किंग क्लास इन स्टेबल वेस्टर्न डेमोक्रेसीज। ठीक है, वंस द आइडिया ऑफ अ नेशन टुक रूट अमंग द एलिट, जैसे ही एक आइडिया ऑफ नेशन एलिट्स के मन में आया, द आइडिया ऑफ डेमोक्रेटिक सेल्फ गवर्नमेंट भी फॉलो हुई इसके साथ। जैसे ही नेशन आइडिया ऑफ नेशन उनके दिमाग में आया तो आइडिया ऑफ डेमोक्रेटिक सेल्फ गवर्नमेंट भी ये साथ में आया। डेमोक्रेटिक सेल्फ गवर्नमेंट मतलब डेमोक्रेसी लेवल पे चूज की जाए और हमारी खुद की गवर्नमेंट और सेल्फ गवर्नमेंट। इसीलिए इंडियन नेशनलिज्म always conceived of a political order based on the will of every single member of society। इसलिए इंडियन नेशनलिज्म जो है वो चाहता था कि पॉलिटिकल ऑर्डर जो हो वो क्रिएट हो कंट्री के अंदर बेस्ड ऑन द विल ऑफ एवरी सिंगल मेंबर ऑफ सोसाइटी, के हर सिंगल मेंबर सोसाइटी का हो उसका उसमें कुछ कंट्रीब्यूशन हो, इसलिए यूनिवर्सल फ्रेंचाइजीज को बोलते हैं। ठीक है, सो आइडिया ऑफ यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी ये बहुत ही डीपली बैठा हुआ है हमारे हार्ट ऑफ नेशनलिज्म में। ये नेशनलिज्म में हमने पहले ही ये मांग कर ली थी कि ये तो होना ही चाहिए। एज अर्ली एज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल 1895 पहला नॉन ऑफिशियल अटेम्प्ट बना एट ड्राफ्टिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया, और ऑथर ने बोला, ऑथर डिक्लेयर्ड दैट एवरी सिटीजन, मतलब कि एनी सिटीजन एनी वन बॉर्न इन इंडिया हैड अ राइट टू टेक पार्ट इन द अफेयर्स ऑफ द कंट्री और एडमिटेड इन द पब्लिक ऑफिस, ये पूरे के पूरे राइट्स मिलेंगे। मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट जो आई थी 1928 में, जो साइमन कमीशन के बाद थी, उसने इस बात को आगे रीअफर्म किया कि ये कंसेप्शन ऑफ सिटीजनशिप, रीइटरेटिंग ये बोलना कि एवरी पर्सन ऑफ ईदर सेक्स, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, जिसने 21 की एज ले ली हो, उसको हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के लोगों को जो वोट करने के लिए उनको वो आज़ादी होगी। इसीलिए बोला जाता है कि बहुत पहले से ही यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी को कंसीडर कर लिया गया था एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट, जिससे विल ऑफ द नेशन, जो मतलब जो चाह है एक नेशन में लोगों के रहने की, कि उनको अच्छे से एक्सप्रेस किया जा सके। ठीक है, यहाँ पे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने बोला हुआ है, द असेंबली हैज अडॉप्टेड द प्रिंसिपल ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइजी विद एन एबंडेंट फेथ, एक फेथ के साथ, एक ये मान कर के उन्हें फेथ है हर एक आम इंसान के अंदर, और अल्टीमेट सक्सेस जो डेमोक्रेटिक रूल की होगी वैसे ही होगी, एंड इन द फुल बिलीफ कि इंट्रोडक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइजी विल प्रोमोट द वेल बींग। ठीक है, कि अगर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एडल्ट सफरेज के बेसिस पर अगर आप बनाओगे तो उससे क्या होगा, वेल बींग को प्रमोट करोगे। तो ये इस बारे में है। अब फेडरलिज्म की बात कर लेते हैं। दूसरा, पहले हमने ये बात करी, अब फेडरलिज्म की बात कर लेते हैं कि इंट्रोड्यूसिंग द आर्टिकल कंसर्निंग नॉर्थ ईस्ट, आर्टिकल 371 जो है ये डाला कॉन्स्टिट्यूशन में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला कि द वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ एसिमेट्रिक फेडरलिज्म, कि फेडरलिज्म तो है लेकिन ध्यान हमें देना है कि कुछ स्टेट्स पे भी ध्यान देना जरूरी है। We have seen in the chapter of federalism that constitution has created a strong central government, हमने देखी है कि बनी है वो, ये तो आपको ही पता है कि strong central government है बहुत सारे एस्पेक्ट्स में, लेकिन इसके बावजूद कि ये यूनिटरी बायस दिखता है हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनली एम्बेडेड डिफरेंसेस हैं लीगल स्टेटस के बीच में और प्रेरोगेटिव्स ऑफ डिफरेंट सब यूनिट्स विद इन द, जैसे लीगल स्टेटस आपने बोल दिया कि एक सेंटर है और एक स्टेट है, लेकिन उस लीगल स्टेटस में भी कुछ डिफरेंट सब यूनिट्स जो हैं उस सेम फेडरेशन में, उस पर भी ध्यान दिया है। ठीक है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल सिमेट्री आप देखोगे अगर अमेरिकन फेडरलिज्म की, तो इंडियन फेडरलिज्म जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनली एसिमेट्रिक है। जैसे वहाँ पे क्या होता है, एक सेंटर है, एक स्टेट है, फेडरल सिस्टम है, सभी जो स्टेट्स है सबको एक ही नज़र से देखा जा रहा है, इसको बोलते हैं सिमेट्रिक फेडरलिज्म। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, हम थोड़े से एसिमेट्रिक हैं।
तो स्पेसिफिक नीड्स और रिक्वायरमेंट्स जो कुछ सब यूनिट्स मतलब जो और थोड़े स्टेट्स थे उनको चाहिए थी, तो इट वाज ऑलवेज पार्ट ऑफ द ओरिजिनल डिज़ाइन। ये पहले से कॉन्स्टिट्यूशन ने सोचा हुआ था कि एक यूनिक रिलेशनशिप रखेंगे हम इन सब यूनिट्स के साथ, या इनको एक स्पेशल स्टेटस देंगे। आर्टिकल 371A जो प्रिविलेजेस हैं, जो प्रिविलेज है स्पेशल स्टेटस, वो किसको दिया गया? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ नागालैंड। ठीक है, ये दिस आर्टिकल नॉट ओनली कन्फर्स वैलिडिटी ऑन प्री एग्जिस्टिंग लॉज विद इन नागालैंड, ये सिर्फ ये नहीं करता कि जो ऑलरेडी जो प्री एग्जिस्टिंग लॉज हैं उनको वैलिडिटी देगा, लेकिन साथ ही साथ उसको प्रोटेक्ट भी करता है, किसको? लोकल आइडेंटिटी, ताकि कैसे करता है वो? कि इमिग्रेशन को रिस्ट्रिक्ट कर सके। उनकी जो लॉज हैं उनको तो वैल्यू करता ही है जो ऑलरेडी बने हुए हैं, साथ में उनके लोकल आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करता है कि इमिग्रेशन पे थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस डाल देते हैं। कुछ और स्टेट्स में भी ये बेनिफिशियरीज हैं, कुछ और स्टेट्स भी इन स्पेशल प्रोविजंस के, आपको पता 371A B C D ऐसे जाता है। अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देन देर इज नथिंग बैड अबाउट दिस डिफरेंशियल ट्रीटमेंट। ये जो डिफरेंशियल ट्रीटमेंट देने की कॉन्स्टिट्यूशन बात कर रहा है, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन को खराबी लगती नहीं है। Although the constitution did not originally envisage this, India is now a multilingual federation। बेशक कॉन्स्टिट्यूशन ने पहले नहीं बोला, लेकिन आज अगर आप देखोगे तो फेडरेशन कैसी है हमारी? मल्टीलिंगुअल है। हर मेजर लिंग्विस्टिक ग्रुप जो है वो पॉलिटिकली रिकग्नाइज्ड है और सभी को इक्वली देखा जाता है। इसका मतलब कि डेमोक्रेटिक एंड लिंग्विस्टिक फेडरलिज्म ऑफ इंडिया हैज मैनेज टू कंबाइन क्लेम्स टू यूनिटी विद क्लेम्स टू कल्चरल रिकग्निशन, कि हमने यूनिटी पे भी ध्यान दिया है और साथ में कल्चरल रिकग्निशन भी दिया है कि हाँ यार ये कल्चर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेशनल आइडेंटिटी की बात कर लेते हैं। दस द कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टेंटली रीइंफोर्सेस अ कॉमन नेशनल आइडेंटिटी। कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, ठीक है, कि एक नेशनल आइडेंटिटी को बार बार रीइंफोर्स करने की कोशिश करता है। चैप्टर जो फेडरलिज्म का है उसमें हमने देखा था कि इंडिया स्ट्राइव्स टू रिटेन रीजनल आइडेंटिटीज, चाहता है, कोशिश करता है, ये फेडरलिज्म का चैप्टर में बाद में देखेंगे, हम ये सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में देख रहे हैं कि रिटेन करना चाहता है जो रीजनल जो लोग हैं उनकी आइडेंटिटी, साथ में नेशनल आइडेंटिटी को भी रिकॉग्नाइज करना चाहता है। ये कहाँ से क्लियर होता है? इट इज मेंशन्ड अबव दैट दिस कॉमन नेशनल आइडेंटिटी वाज नॉट इनकम्पैटिबल विद डिस्टेंट रिलीजियस और लिंग्विस्टिक आइडेंटिटीज। कि अगर अब आप बोलोगे कि सर नेशनल आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं उसमें डिस्टेंट रिलीजियस और लिंग्विस्टिक आइडेंटिटीज क्या हो गई? यही तो फायदा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कि वो एक कॉमन नेशनल आइडेंटिटी करता है, लेकिन वो कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करती कि हम डिस्टिंक्ट रिलीजियस या लिंग्विस्टिक आइडेंटिटीज को भी बेसिकली हम पीछे नहीं छोड़ते, उसको साथ लेकर चलते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करी इन दो आइडेंटिटीज के बीच में, एक नेशनल आइडेंटिटी, एक कॉमन नेशनल आइडेंटिटी सभी के अंदर हो, और एक डिस्टिंक्ट रिलीजियस या लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी भी हो। ठीक है, प्रेफरेंस वॉज गिवन टू कॉमन आइडेंटिटी कुछ कंडीशंस के अंदर। ये क्लैरिफाई किया जाता है इन द डिबेट जब सेपरेट इलेक्टोरेट्स की बात हो रही थी बेस्ड ऑन रिलीजियस आइडेंटिटी, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन ने रिजेक्ट किया कि भाई हम सेपरेट इलेक्टोरेट्स नहीं देंगे। अगर रिलीजियस आइडेंटिटी की बात होती है कि आप रिलीजन के चक्कर में किसी को सेपरेट इलेक्टोरेट्स क्यों दोगे? सेपरेट इलेक्टोरेट्स को रिजेक्ट किया गया इसलिए नहीं कि वो एक डिफरेंस क्रिएट करते हैं रिलीजियस कम्युनिटीज में, ठीक है, या फिर वो एक नेशनल यूनिटी को हैम्पर करते हैं, लेकिन इसीलिए क्या? क्योंकि एक हेल्दी नेशनल लाइफ को परेशानी में डालते हैं। हेल्दी नेशनल लाइफ वाज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप रिलीजन के बेसिस पर ही वोटिंग करने शुरू कर दोगे सेपरेट इलेक्टोरेट्स तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो बेसिकली वो नेशनली किसी को अपॉइंट नहीं कर रहे हैं, वो रिलीजियसली किसी को अपॉइंट कर रहे हैं। समझ आया? आप कनेक्ट कर पाए हो कि कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है कि आपकी रिलीजियस आइडेंटिटी है, आपकी लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी है, आप अच्छे से निभाओ, उसे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सेपरेट इलेक्टोरेट्स निकाल के उसने ये समझाने की कोशिश करी है कि एक नेशनल आइडेंटिटी जरूरी है। ठीक है, अब जैसे देखा जाए, एज सरदार पटेल साहब पुट इट, द मेन ऑब्जेक्टिव वॉज टू इवॉल्व वन कम्युनिटी को इन्वॉल्व करने के लिए, बट इन द लॉन्ग रन
इट वुड बी इन द इंटरेस्ट ऑफ ऑल टू फॉरगेट दैट देयर इज एनीथिंग लाइक मेजॉरिटी और माइनॉरिटी इन द कंट्री। लॉन्गर रन में ऐसा है कि ये इंटरेस्ट ये हमें ही फायदा देगा कि हम लोग ये छोड़ दें कि क्या मेजॉरिटी और क्या माइनॉरिटी है इस कंट्री में, एंड दैट देयर इन इंडिया देयर इज ओनली वन कम्युनिटी। ये कैसे शो किया उन लोगों ने? सेपरेट इलेक्टोरेट्स को बाहर निकालकर कॉन्स्टिट्यूशन से। प्रोसीजरल अचीवमेंट्स, ऑल दीज 5 कोर फीचर्स जिसको हमने देखा अभी आर वॉट माइट बी कॉल्ड द सब्सटैंटिव अचीवमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस। ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन की। बिल्कुल, फिर भी देर आर ऑल्सो सम प्रोसीजरल अचीवमेंट्स भी थी कुछ, जैसे कि पहला, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या रिफ्लेक्ट किया? अ फेथ इन पॉलिटिकल डेलिब्रेशन। हम जानते हैं कि बहुत सारे ग्रुप्स और इंटरेस्ट हैं वो एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड नहीं थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। ये हम जानते हैं कि बहुत सारे ग्रुप्स और उनके इंटरेस्ट जो हैं वो अच्छी तरीके से रिप्रेजेंटेड नहीं थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। लेकिन जो डिबेट्स हुई थी असेंबली में वो दिखाता है कि मेकर्स जो थे कॉन्स्टिट्यूशन के वो चाहते थे कि जितना इंक्लूसिव अप्रोच हो सके उतनी वो लें, जितनी पॉसिबल हो सके। दिस ओपन एंडेड अप्रोच कि हम खुला रखेंगे दिमाग अपना और उसके हिसाब से चीज़ों को देखेंगे, इंडिकेट करता है कि लोग चाहते थे कि वो एग्जिस्टिंग प्रेफरेंसेस को चेंज करें। दिस ओपन एंडेड अप्रोच इंडिकेट्स द विलिंगनेस ऑफ पीपल, जो उनकी चाह थी टू मॉडिफाई देयर एग्जिस्टिंग प्रेफरेंसेस, या ये बोल सकते हैं टू जस्टिफाई आउटकम्स बाय रेफरेंस नॉट टू सेल्फ इंटरेस्ट बट टू रीजंस। कि आप जो मॉडिफिकेशन करोगे वो सेल्फ इंटरेस्ट से नहीं करोगे, वो आप करोगे रीजंस देकर। ठीक है, ये एक और विलिंगनेस दिखाता है टू रिकॉग्नाइज क्रिएटिव वैल्यू इन डिफरेंस एंड डिसएग्रीमेंट। ठीक है, ये एक और चीज दिखाता है कि डिफरेंस या डिसएग्रीमेंट कितना भी हो अच्छी बात है। डेमोक्रेसी को पावरफुल करता है कोई भी डिफरेंस या डिसएग्रीमेंट होता है। तो ये भी दिखाता है कि हम लोगों ने इसके आगे बढ़ के सबने रीजंस के थ्रू बेसिकली हर चीज को अडॉप्ट किया। ये रहा पहला प्रोसीजरल अचीवमेंट। ठीक है, कि हम लोगों ने ओपन एंडेड अप्रोच रखी और ये नहीं सोचा कि हम अपने सेल्फ इंटरेस्ट को आगे देखेंगे। हमने बोला कि सेल्फ इंटरेस्ट हम मान लेते हैं, चल के हम सेल्फ इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, लेकिन उसके लिए हम एक सॉलिड रीजन देंगे और वो रीजन सब मानेंगे, तभी फिर है आपकी वो जो सेल्फ इंटरेस्ट है उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा। दूसरा क्या है? ये एक रिफ्लेक्ट करता है स्पिरिट ऑफ कॉम्प्रोमाइज एंड अकोमोडेशन, कि हम कॉम्प्रोमाइज भी कर लेंगे कि थोड़ा आप इधर कर लो थोड़ा उधर कर लो, और अकोमोडेशन मतलब रख भी लेंगे आराम से। ये जो वर्ड्स हैं कॉम्प्रोमाइज और अकोमोडेशन, इसको कभी भी शुड नॉट ऑलवेज बी सीन विद डिसअप्रूवल, कि आप ये मान लो कि डिसअप्रूवल दिख रहा है इसके अंदर, नेगेटिव सेंस से मत लेके जाओ। सभी कॉम्प्रोमाइजेस बुरे नहीं होते हैं, इसका मतलब ये है। इफ समथिंग ऑफ वैल्यू इज ट्रेडेड ऑफ फॉर मियर सेल्फ इंटरेस्ट से आगे बढ़ के अगर आप किसी वैल्यू को थोड़ा सा लेन देन उसका करते हो, तो देन वी naturally have compromised in the bad sense. However, if one value is partially traded off for another value, ठीक है, या फिर अब अगर ऐसा सिचुएशन हो कि जिसमें आपने एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू के साथ चेंज किया किसी और वैल्यू के साथ, स्पेशली इन एन ओपन प्रोसेस ऑफ फ्री डेलिब्रेशन, जहां पे ओपनली बात अच्छे से चल रही हो अमंग द इक्वल्स, then the compromise arrived in this manner can hardly be objected to। तो जो कॉम्प्रोमाइज इस सिचुएशन में होगा वो उसके ऊपर आप ऑब्जेक्शन नहीं कर पाओगे। ठीक है, उसके बाद अब क्रिटिसिज्म्स को देख लेते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत लोगों ने क्वेश्चन किया कि बहुत क्रिटिसिज्म्स आए हैं उसके ऊपर। ठीक है, तो उसमें 3 जो हैं उसको ब्रीफली मेंशन किया हुआ है यहाँ पे। पहला क्या है? दैट इट इज अनवील्डली। ठीक है, अभी समझाऊंगा आपको, एक एक पूरे पैराग्राफ के साथ समझाऊंगा अच्छे से। सेकंड, दैट इट इज अनरिप्रेजेंटेटिव, और थर्ड, दैट इज इट इज एलियन टू आवर कंडीशंस। तो ये 3 जो है क्रिटिसिज्म, इनको हम देखेंगे। द क्रिटिसिज्म दैट इट इज अनवील्डली इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन, ये इस अजम्पशन पे बेस्ड है कि जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है ऑफ अ कंट्री मस्ट बी फाउंड इन वन कॉम्पैक्ट डॉक्यूमेंट। एक कॉम्पैक्ट डॉक्यूमेंट में बेसिकली वो दिख जाना चाहिए था, लेकिन ये ट्रू नहीं है। बेशक आप कंट्रीज देख लीजिए, यूएस, जिसके पास एक कॉम्पैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अनवील्डी है। ठीक है, समझ आ रहा है? मुझे पता है कि ये चैप्टर जो है बेसिकली ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है आपके लिए, लेकिन
इससे ना आपको थोड़ी सी जो फिलॉसफी है कॉन्स्टिट्यूशन की, फिलॉसफी तो आपको पता ही है, ठीक है, कि बेसिकली मतलब थोड़ी सी मुश्किल होती है, ठीक है, लेकिन क्या है कि उसको जानना ही बहुत ज़रूरी है। अब जैसे अनवील्डी का मतलब क्या है समझ सकते हो आप, कि जो इतनी चीज़ें उसमें डल गई हैं कि आप इसको अब मूव नहीं कर सकते। अब जैसे व्हेन यू ईट इनफ, आप बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा खा लेते हैं तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू मूव। तो वैसे हो जाता है कि इतना भर भर के हमने, इतना, इनका मतलब है कि इतना बल्कि डॉक्यूमेंट बनाया हमने, तो उस चीज़ का क्रिटिसिज्म है। तो ये कह रहे हैं कि अब यूएस को भी देखोगे तो वहां पे भी कॉम्पैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। द फैक्ट इज दैट अ कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन इज टू बी आइडेंटिफाइड विद अ कॉम्पैक्ट डॉक्यूमेंट एंड विद अदर रिटन डॉक्यूमेंट्स विद कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। Thus, it is possible to find important constitutional statements and practices outside one compact document। बहुत बार ऐसा हो सकता है आप compact document बनाओ लेकिन बहुत सारी चीज़ें आपको बाहर भी मिले। इंडिया के केस में जो बहुत सारी डिटेल्स हैं, प्रैक्टिसेस और स्टेटमेंट्स हैं, ये एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर डाल दिया गया है, और इसको डॉक्यूमेंट बेशक वो बड़ा हो गया हो, एंड दिस हैज़ मेड दैट डॉक्यूमेंट समवॉट लार्ज इन साइज। तो जो चीज़ें इंटरप्रिटेशंस जो एक्स्ट्रा थी वो आपको बाहर मिलती, उससे बेटर सारी चीज़ों को ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में हमने एक डॉक्यूमेंट में डाल दिया। जैसे बहुत सारी कंट्रीज़ को देखोगे उनके पास प्रोविजंस नहीं है इलेक्शन कमीशन के, या फिर सिविल सर्विस कमीशन की, जो सिविल सर्विसेज होती हैं, ठीक है, जिस जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है उन डॉक्यूमेंट्स में ये सब चीज़ें नहीं होती है, लेकिन इंडिया के अंदर हर चीज़ को बड़े अच्छे से समझाया हुआ है। तो अनवील्डी का जो है बेसिकली ये क्रिटिसिज्म को हमने फॉलो किया। अब बात करते हैं अनरिप्रेजेंटेटिव। सेकंड क्रिटिसिज्म क्या है कि वो अनरिप्रेजेंटेटिव है, उसमें सभी जो ग्रुप्स हैं उनके इंटरेस्ट को फॉलो नहीं किया हुआ। अगर आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे फॉर्म हुई, कि स्टेट्स ने आकर अपनी रिप्रेजेंटेशन दी और वहाँ से फिर अपॉइंट हुए वो मतलब इनडायरेक्ट इलेक्शंस हुए, लेकिन स्टेट्स के अंदर से ही निकले, और स्टेट्स में किसने उन लोगों को चूज़ किया हुआ था, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज में लोगों ने ही किया हुआ था। एट दैट टाइम एडल्ट फ्रेंचाइजी ग्रांट नहीं की गई थी, और बहुत सारे मेंबर्स जो थे वो एडवांस सेक्शन ऑफ सोसाइटी से आते थे, ये तो मानने वाली बात है। एडल्ट फ्रेंचाइजी, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के जो बना उसके अंदर हमें दी गई, उससे पहले नहीं थी। तो क्या ये जो चीज़ है कि सिर्फ एडवांस सेक्शन, एलीट सेक्शन के लोगों को ही चूज़ किया जाता था और वही मेंबर्स बनते थे क्योंकि वही सामने आ पाते थे, ठीक है, तो क्या इससे अनरिप्रेजेंटेटिव हो जाएगा? हेयर वी मस्ट डिस्टिंग्विश टू कंपोनेंट्स। हम रिप्रेजेंटेशन की जब बात करते हैं, रिप्रेजेंटेशन की, ठीक है, तो बेसिकली उसको हमें दो तरीके से देखना पड़ेगा। एक कि वॉइस क्या है, आवाज़, और दूसरा ओपिनियन क्या है, राय क्या है आपकी। वॉइस कंपोनेंट जो है रिप्रेजेंटेशन का वो इंपॉर्टेंट है। पीपल मस्ट बी रिकग्नाइज्ड इन देयर ओन लैंग्वेज और वॉइस, नॉट इन द लैंग्वेज ऑफ मास्टर्स, ठीक है। तो जो लोग हैं उनको रिकग्नाइज करना चाहिए उनकी खुद की आवाज़ में, ठीक है, ना कि जो उनके मास्टर्स बोल रहे हैं। और अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को देखेंगे इस डायमेंशन से, तो ये पक्का आपको अनरिप्रेजेंटेटिव दिखाई देगा, क्योंकि जो मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थे वो एक रिस्ट्रिक्टेड फ्रेंचाइजी से चूज हुए थे, ना कि यूनिवर्सल सफरेज से। तो ये अब दिखा देता है कि लैंग्वेज ऑफ मास्टर्स बोल रहे हैं वो, तो असली में लोग और वो थोड़ी है, वहाँ पे कोई रेफरेंडम थोड़ी साइन हो रहा है, वहाँ पे तो मास्टर्स बैठे हुए। तो इस नज़रिए से आपको दिखेगा। लेकिन अगर हम दूसरी नज़र से देखें, वी मे नॉट फाइंड इट ऑल टुगेदर लैकिंग इन रिप्रेजेंटेटिवनेस। तो अगर हम दूसरी नज़रिए से देखें कि राय जो है, उस अगर राय वाले फैक्टर से हम देखेंगे तो हमें दिखेगा कि इतनी जो अनरिप्रेजेंटेटिव नेचर की बात कर रहे हैं वो नहीं है। द क्लेम दैट ऑलमोस्ट एवरी शेड ऑफ ओपिनियन, ये क्लेम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कि सभी शेड ऑफ ओपिनियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में रिप्रेजेंट किए गए, ठीक है, लेकिन ये बात तो सच है ना, ये तो हमने पढ़ा था। अगर हम डिबेट्स को देखेंगे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हुई, तो हम देखते हैं कि वास्ट रेंज ऑफ इश्यूज और ओपिनियंस को लिखा गया। मेंबर्स ने अपने मैटर्स को ना ही सिर्फ इंडिविजुअल सोशल कंसर्न से, लेकिन एक पूरी सोशल सोसाइटी के लेवल से जो कंसर्न्स हैं उनको दिखाया। बेशक जैसे कोई हिंदू रिलीजन से हैं तो उसने भी मुस्लिम्स की बात की, तो बेसिकली इट वाज नॉट कि सब अपने पर्सनल चीज़ों के बारे में बात कर रहे थे, वो पूरी सोसाइटी के बारे में एक साथ बात कर रहे थे।
Is it a coincidence that the central square of every other small town has a statue of डॉक्टर अंबेडकर with a copy of Indian Constitution? क्या ये coincidence है कि जो सेंट्रल स्क्वायर होता है सभी छोटे छोटे टाउन्स का, वहाँ पे एक स्टैचू होता है डॉक्टर अंबेडकर साहब का एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ? ठीक है, ये क्या दिखाता है? ये एक्सप्रेस करता है फीलिंग्स अमंग द दलित्स दैट द कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट्स मैनी ऑफ देयर एस्पिरेशंस। ये सीधा जीधा जाता एग्जाम्पल है कि अगर डॉक्टर अंबेडकर साहब के स्टैचू दिखाई देते हैं आपको स्मॉल टाउन में, तो इसका मतलब है कि जो दलित्स हैं वो ये मानते हैं कि उनके एस्पिरेशंस को, जो कॉन्स्टिट्यूशन में आज उन्हें दिखते हैं जो उनके लिए चीज़ें हैं, वो सिर्फ एक इंसान की वजह से थी। तो वो जो वॉइस वाला फैक्टर है वो कैंसिल हो जाता है, लेकिन ओपिनियन वाला फैक्टर डायरेक्टली दिखाता है कि यस, कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा रिप्रेजेंटेटिव है। फाइनल क्रिटिसिज्म क्या है कि एक एलियन डॉक्यूमेंट है। क्यों? क्योंकि बहुत जगहों से लिया गया है और इसीलिए जो हमारे कल्चर है उसके हिसाब से काम नहीं करता। दिस क्रिटिसिज्म इज ऑफ्टन वॉइस्ड बाय मेनी, बहुत लोगों की तरफ से बोला जाता है, खासकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी ये बोला गया था। हाउ फार इज दिस चार्ज ट्रू? कितनी हद तक, किस हद तक ये जो चीज़, ये जो लांछन है ये सही है? अब हम इसको देखते हैं क्या है। इट इज़ ट्रू कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कुछ मॉडर्न है और पार्टली वेस्टर्न है। ये बात तो सच है, ठीक है, कुछ वेस्टर्न है कुछ मॉडर्न है। डू यू रिमेंबर दैट इन द फर्स्ट चैप्टर वी हैव लिस्टेड द वेरियस सोर्सेज? जो हमने पेज देखा था, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, डाटा प्रिंसिपल, स्टेट पॉलिसी, ये सब चीज़ें देखी थी, तो हमने पढ़ा था। इन दिस चैप्टर यू हैव ऑल्सो सीन दैट इट वॉज नेवर अ ब्लाइंड बोरोइंग। आंख बंद करके बोरो नहीं किया, हमने देखा क्या हमारे को सूट करता है और बेस्ट चीज़ें ले ली। वो एक इनोवेटिव बोरोइंग थी कि हमने लिया लेकिन देख करके क्या हमारे को सूट करता है। बिसाइड्स एज वी शैल सी दिस डज नॉट मेक इट एंटायरली एलियन। तो ये इस चीज़ को पूरा एलियन नहीं बनाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है वी वॉन्टेड द म्यूजिक ऑफ वीणा या सितार बट हेयर वी हैव द म्यूजिक ऑफ एन इंग्लिश बैंड। ये बोलते हैं दैट वॉज बिकॉज आर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स वर एडुकेटेड दैट वे। ये बोल रहे हैं कि हमें चाहिए था वीणा और सितार जो हमारे कल्चर के साथ मैच करे, हमें क्या मिला? इंग्लिश का एक बैंड। दैट इज एग्जैक्टली द काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन महात्मा गांधी डिड नॉट वॉन्ट एंड डिड नॉट एनविसाज। तो ये बेसिकली उनके जो वो थर्ड क्रिटिसिज्म था उसके बारे में बताया हुआ है कि जो क्रिटिसिज्म था ये इस तरीके से क्रिटिसाइज करते थे। पहली बात तो ये, मैनी इंडियंस हैव नॉट ओनली अडॉप्टेड मॉडर्न वेज, जो थिंकिंग मॉडर्न वेज की थिंकिंग है वो, पहली बात तो ये है कि इंडियंस ने ऐसा नहीं कि अडॉप्ट नहीं किया, अडॉप्ट किया है, बट हैव मेड दीज देयर ओन। सिर्फ अडॉप्ट नहीं किया है, इनको खुद का बना लिया है इंडियंस ने। उनके लिए वेस्टर्नाइजेशन है वो एक फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट बन गया अगेंस्ट द फिल्थ इन देयर ओन ट्रेडिशन। कि हमें उन्होंने किस नज़रिए से देखा कि यार जो हमारे यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स हैं उसको बहुत हद तक सॉल्व करता है वेस्टर्नाइजेशन। अब ये तो एक डिबेट की बात है, बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलेंगे सर ये क्या बात कर रहे हो। देखो हम इस कॉन्टेक्स्ट से बाहर नहीं जाएंगे, इसमें इतनी सारी चीज़ें थी जो मुझे बहुत मतलब ऐसी बायस्ड लगती है टुवर्ड्स समथिंग, लेकिन हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। बायस आपका पर्सनल अफेयर है, प्लीज़ उसे एग्जाम में मत डालना। राजा राम मोहन राय ने इस ट्रेंड को स्टार्ट किया और इट इज़ कंटिन्यू टू दिस डे। दलित्स भी ये बोलते हैं कि यार हम तो कोई और रिलीजन, जैसे उन्होंने क्या किया, बुद्धिज़्म को किया, क्योंकि यहाँ पे जो उनका कल्चर था, जो हिंदुइज्म था, वो उनको वो राइट्स नहीं दे रहा था। एज अर्ली एज 1841 ये नोटिस किया गया कि दलित लोग जो हैं नॉर्दर्न इंडिया के, दे वर नॉट अफ्रेड टू यूज़ द न्यूली इंट्रोड्यूस्ड लीगल सिस्टम। जो नया लीगल सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था उसको यूज़ करने में वो बिल्कुल हिचकिचाते नहीं थे, ठीक है, और अपने ही लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ काम करते थे। तो अगर अपने कल्चर के हिसाब से करते तो क्या उनको अलाउ होता? नहीं होता। तो सीधा दिखता है हमें ये बात कि उन्होंने, जब उनको पता था कि ये उनको बाहर ला सकता है एक प्रॉब्लम से, तो उन्होंने उसको फॉलो किया। सो दिस न्यू इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉडर्न लॉ, वो जो ये नया इंस्ट्रूमेंट था मॉडर्न लॉ का, उसको अच्छी तरीके से अडॉप्ट किया इन लोगों ने और अपने क्वेश्चंस जो थे डिग्निटी और जस्टिस के बारे में उसको सॉल्व करते हुए उन्होंने वेस्टर्नाइजेशन को गले लगाया। समझ आया पॉइंट? दूसरा क्या है, जब वेस्टर्न मॉडर्निटी बिगेन, ठीक है, जब वो शुरू हुई टू इंटरैक्ट विद लोकल कल्चरल सिस्टम्स, जब हमारे लोकल कल्चर सिस्टम से मिली तो एक हाइब्रिड कल्चर इमर्ज होने लगा, ठीक है।
क्रिएटिव अडेप्टेशन, आपको पता है इंडियंस बहुत अडेप्टिव हैं, और जो भी कोई नया कल्चर आता है, ठीक है, अब आपको ये पूरी हिस्ट्री आपकी अगर आप देखेंगे पीछे जाके तो आपको समझ आ ही जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। इतने कल्चर्स आए और वो एसिमिलेट हो गए इंडिया में, और आज जो इंडिया है उसको वो वही बनाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली उन्होंने वेस्टर्न मॉडर्निटी और इंडिजीनियस ट्रेडिशन के बीच में एक ब्रिज क्रिएट करने की कोशिश की। ये जो नया डेवलप्ड न्यूली डेवलप्ड फिनोमिनन था, जो मॉडर्न वेस्टर्न, ठीक है, और साथ में जो हमारा ट्रेडिशनल कल्चर सिस्टम का उसके बीच में से आया, वो एक डिफरेंट और ऑल्टरनेटिव मॉडर्निटी थी। हमने अलग तरीके से अडेप्ट किया उस चीज़ को। नॉन वेस्टर्न सोसाइटीज़ में डिफरेंट मॉडर्निटीज़ इमर्ज हुई एज नॉन वेस्टर्न सोसाइटीज़ ट्राइड टू ब्रेक लूज नॉट ओनली फ्रॉम देयर ओन पास्ट प्रैक्टिसेस बट ऑल्सो फ्रॉम द शैकल्स ऑफ अ पर्टिकुलर वर्जन ऑफ वेस्टर्न मॉडर्निटी इम्पोज्ड ऑन देम, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो जो भी नॉन वेस्टर्न सोसाइटीज़ हैं, अगर आप वहाँ देखोगे तो बेसिकली वहाँ पे भी अलग तरीके की मॉडर्निटी आई, क्योंकि पहली बात तो वो अपने जो खराब पास्ट प्रैक्टिसेस थे, जो थोड़ी सी गलत थी कुछ ग्रुप्स के लिए, उनसे बाहर आने की कोशिश करी उन्होंने। और दूसरा कि वो जो एक तरीके की वेस्टर्न मॉडर्निटी उन पे इम्पोज की जा रही थी बाय द ब्रिटिश इंपीरियलिस्ट्स, मैं जैसे बात करूं कि वो हम पे क्या करते थे कि दे आर सुपीरियर, तो वो सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हम पे झाड़ते थे दैट दिस इज़ द बेस्ट कल्चर और समथिंग, उससे भी बाहर आना था हमें। और जो कल्चर हमारा पहले से था उसमें जो प्रॉब्लम थी उससे भी बाहर आना था। तो सबने एक डिफरेंट काइंड ऑफ मॉडर्निटी को, ठीक है, ढूंढा। तो इसीलिए व्हेन वी वर ड्राफ्टिंग आवर कॉन्स्टिट्यूशन, तो जब हम ड्राफ्ट कर रहे थे तो एफर्ट्स कैसे लिए गए कि वेस्टर्न और ट्रेडिशनल इंडियन वैल्यूज के बीच में एक बैलेंस क्रिएट स्ट्राइक किया जा सके, ठीक है। तो इट वाज अ सेलेक्टिव अडेप्टेशन कि हम सारी चीज़ें नहीं ले रहे हैं अपने ऊपर, कुछ कुछ मेजर चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें ले रहे हैं। तो ये बोरोइंग नहीं हुआ, ये सिलेक्टिव अडेप्टेशन हुआ लोगों के अंदर जो आया। लिमिटेशंस देख लेते हैं। ऑल दिस इज नॉट टू से दैट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ परफेक्ट एंड फ्लॉलेस डॉक्यूमेंट। ये सब जो हमने पढ़ा ये इस वजह से नहीं था, ये बोलने के लिए कि हम बोलें कि हाँ यार हमारा तो परफेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन है और फ्लॉलेस डॉक्यूमेंट है। फ्लॉलेस मतलब जिसमें कोई आप कमी ही ना ढूंढ पाओ। अगर आप वॉर टाइम की सोशल कंडीशंस देखोगे जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन बना, इट वॉज ओनली नेचुरल दैट देयर मे बी मैनी कॉन्ट्रोवर्शियल मैटर्स। तो होना ही था, नेचुरल था कि कुछ कॉन्ट्रोवर्शियल मैटर्स होंगे, दैट देयर वुड बी मैनी एरियाज जिनमें केयरफुल रिविजन की ज़रूरत होगी, कि अच्छे से पढ़ा जाएगा उसे। देर आर मैनी फीचर्स ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन जो इमर्ज हुए हैं मेनली ड्यू टू एक्सीजेंसीज ऑफ टाइम। तो बहुत सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में इसलिए आई हैं, बहुत सारे फीचर्स, कि जो टाइम की नीड थी उसके हिसाब से वो फीचर्स आए, ठीक है। लेकिन हमें ये भी मानना ज़रूरी है कि कुछ लिमिटेशंस भी हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। देख लेते हैं कि हमारे यहाँ पे एक सेंट्रलाइज्ड आइडिया है नेशनल यूनिटी का, ठीक है, हमारा सेंट्रलाइज्ड है कि एक सेंटर को ही मान के आप नेशनल आइडेंटिटी मानोगे। दूसरा, इट अपीयर्स टू हैव ग्लॉस्ड ओवर सम इंपॉर्टेंट इश्यूज ऑफ जेंडर जस्टिस पर्टिकुलरली विद इन द फैमिली, ठीक है। तो विद इन द फैमिली की अगर बात करें तो इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं जैसे जेंडर जस्टिस के, वहाँ पे भी कुछ इश्यूज हैं। तीसरा, इट इज़ नॉट क्लियर, अभी भी क्लियर नहीं है कि वाई इन अ पुअर डेवलपिंग कंट्री, क्यों एक पुअर डेवलपिंग कंट्री में कुछ सोशियो इकोनॉमिक राइट्स थे वो दिए गए टू द सेक्शन ऑन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स रादर देन मेड एन इंटीग्रल फीचर ऑफ आवर फंडामेंटल राइट्स। और ये बोल के कि जैसे आप देखोगे कि पुअर एंड डेवलपिंग कंट्री है हमारी, ठीक है, अगर आप डीपीएसपीज को पढ़ोगे तो उसमें डेवलपमेंट के और सोशो इकोनॉमिक राइट्स के बहुत सारे हैं। आपको पता है कि पॉलिटिकल राइट्स कहाँ पे हैं, फंडामेंटल राइट्स में, वो पॉलिटिकल फिलॉसफी दिखाती है, और सोशो इकोनॉमिक फिलॉसफी कौन दिखाता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो वो कह रहे हैं जब हम पुअर डेवलपिंग कंट्री हैं और हम पुअर हैं काफ़ी ज़्यादा, तो इनको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में क्यों डाला गया सोशो इकोनॉमिक राइट्स को? उनको डालना चाहिए था इंटीग्रल फीचर, और जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है उनमें डालना चाहिए था। इट इज़ पॉसिबल टू गिव आंसर्स टू द लिमिटेशंस टू एक्सप्लेन, ये पॉसिबल है कि आप इन लिमिटेशंस का आंसर दो और क्यों है ये हुआ, या इन्हें कैसे ओवरकम करा जा सकता है। लेकिन ये हमारा पॉइंट नहीं है। वी आर जस्ट आर्ग्यूइंग कि जो लिमिटेशंस है ना, नॉट सीरियस इनफ टू जेपरडाइज द फिलोसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये कह रहे हैं कि ये जो हम लिमिटेशंस की बात कर रहे हैं, ठीक है, इससे हमारा ये नहीं है कि मतलब आप कर रहे हो, ठीक है, कि लिमिटेशंस हैं,
लेकिन ये क्यों हुआ, कैसे किया गया, क्या पीछे जस्टिफिकेशन रही होगी, जस्टिफाई करने का पॉइंट ही नहीं है। पॉइंट ये है कि ये लिमिटेशंस इतनी सीरियस नहीं है कि आप जो फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है उसको ही पूरा का पूरा क्वेश्चन करके और नकार दो। दिस इज नॉट टू बी डन, ये नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे ख़त्म होता है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड जो 11th क्लास एनसीईआरटी में है वो। अगली बार जो एनसीईआरटी हम पढ़ेंगे वो राइट्स के बारे में पढ़ेंगे, जो फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, और साथ में क्या पढ़ेंगे हम, आपके फंडामेंटल ड्यूटीज़। ठीक है। अब जो बेसिकली अब हमारे पास नेक्स्ट टास्क क्या है, अब हमने कॉन्स्टिट्यूशन को देखा। कॉन्स्टिट्यूशन को देखने के बाद अब हमने क्या करना है कि हमने जो लक्ष्मीकांत है, लक्ष्मीकांत के जो हिस्टोरिकल प्रोविजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन जो आज है वो कैसे इवॉल्व होता है डिफरेंट एक्ट्स के थ्रू, वो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। साथ ही एनसीईआरटी का राइट्स वाला चैप्टर हम शुरू करेंगे, जिसमें पहले पढ़ेंगे हम फंडामेंटल राइट्स, और फंडामेंटल राइट्स को साथ साथ में हम कहाँ पे देख लेंगे, हम देख लेंगे बेसिकली उसको लक्ष्मीकांत में। और नोट्स बना के आप एनसीईआरटी में लिख लीजिएगा जो भी आपको हम पढ़ेंगे, ताकि क्या हो कि एनसीईआरटी आपके लिए एक बेसिक नोट्स बन जाए, और उसके ऊपर आपको जो ऐड करना है आप ऐड करो, जितने नोट्स ऐड करने हैं। ये हमारा पूरा मंशा है, ये हमारा करने का तरीका होगा। ठीक है। अब उसमें जब हम कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड जो चीज़ें देखेंगे लक्ष्मीकांत में अगली क्लास में, तो उसके अंदर हम प्रियम्बल भी देखेंगे। बहुत छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, जो फैक्ट्स हैं, जो एग्जामिनेशन में आती हैं, वो देखेंगे। फिलॉसफी हम लोग कहाँ से लेंगे, जो फिलोसफिकल क्वेश्चन आते हैं वो इस एनसीईआरटी से लेंगे, और जो फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं जैसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में पूछ लिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में, वो हम देखेंगे जहाँ पे स्टैटिस्टिक्स लिखी हुई है जो है लक्ष्मीकांत। तो हम साथ में लेके चलेंगे ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। तो यहाँ से सेशन ख़त्म करते हैं। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और किसी को अगर कोई इशू है तो मैंने आपको बताया कि डिस्क्रिप्शन चैनल में मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप जाके मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट क्लास में हम शुरू किस चीज़ से करेंगे, हम शुरू करेंगे राइट्स के साथ, और फिर हम लक्ष्मीकांत को साथ साथ देखेंगे। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।